हेलो ऑल ऑफ़ यू। आप सबको एक और बार स्वागत करता हूं आयुर्वेद भारती के इस चैनल पे। एंड जैसे कि हम प्रॉमिस किए थे आपसे कि काया चिकित्सा के सारे वीडियो लेक्चर फ्री में आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो हम सिलेबस वाइज भी जाने वाले हैं। जैसे कि यूनिट 1 हमने शुरू किया है, उसको सिलेबस वाइज कवर अप कर रहे हैं। अभी हमने यूनिट 2 का एक चैप्टर शुरू किया है जो कि प्राणवायु स्रोतस, उसका फर्स्ट है सिलेबस में। ओके, तो प्राणवायु स्रोतस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अभी हम कोई एक क्लिनिकल चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे, अभी हम आ रहे हैं क्लिनिकल टॉपिक के ऊपर। तो आप उसको ऐसे समझिए कि सिर्फ इसको रट के एग्ज़ाम में मार्क लाना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि पेशेंट अगर आपके पास ऐसे कोई कंप्लेन लेके आए, आप प्रैक्टिकली एज ए डॉक्टर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम वो अप्रोच डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोग उसको उसी तरीके से पढ़िएगा सो दैट ये आपके लाइफ में और प्रैक्टिस में काम में आएगा। एंड सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई भी एक डिजीज़ अच्छे से मतलब आपका कोई भी एक डिजीज़ में पकड़ बन गया ना, तो सिर्फ उसी डिजीज़ के लिए आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे। तो ध्यानपूर्वक हर एक डिजीज़ को आप पढ़िएगा, क्या पता कौन सा डिजीज़ में आपका नाम बन जाए। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं कास चिकित्सा। ओके, कास चिकित्सा के अंडर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, कफ कब होता है। पहले एक बेसिक पैथोफिजियोलॉजी आपको मैं बताता हूँ। कभी भी लंग्स के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ चला जाए, मे बी ये कफ, मे बी सम डस्ट पार्टिकल, मे बी सम फॉरेन बॉडी, कुछ भी हो, हमारे बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी रहता है कि उसको बाहर निकाल के फेंक दें। तो उसी प्रकार से अगर लंग्स के अंदर कफ भी जम जाते हैं तो हमारा लंग्स क्या करता है, वो कफ को बाहर निकालने की कोशिश करता है। फिर अभी चलते हैं कास की निरुक्ति की ओर, ठीक है। तो अभी समझते हैं कास जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। सिंपल बात है, कसनात् काश उच्यते। कसन कर्म जो करता है उसको कास बोलते हैं। कसन मतलब कष्ट देना, जो कष्ट देता है वो कास है। कशति शिरा कंठाद ऊर्ध्व गच्छति वायु रीति काशा। जिस रोग में वायु शिरस्थ स्रोतों में गतिशील होकर बाहर निकलती है उसे कास कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, शुष्क व सकफो अपि कसनात् काश उच्यते। ये चरक किसको बोलते हैं, इस शायद से शुष्क भी हो सकता है या फिर सकफ हो सकता है, मतलब ड्राई हो सकता है और प्रोडक्टिव भी हो सकता है। तो ये श्लोक आप लोग याद रख सकते हो, शुष्क व सकफोपि कशनात् काश उच्यते। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि श्वास प्रणाली स्थित विवर्ज्य पदार्थ को निकालने के लिए कुपित वायु हमेशा चेष्टा करता है, उसको कास के रूप में हम देखते हैं। ओके, इसमें वायु सिर प्रदेश तक गमन करती है एवं इसका मूल स्थान कंठ होता है। तो कास का मूल स्थान क्या है, कंठ है। वहाँ से वायु कहाँ गमन करती है ना, सिर के एरिया के ऊपर, मतलब सिर के तरफ गमन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी तो हमने उसके निरुक्ति समझ लिए, अभी उसके आगे क्या है देखते हैं। देखिए, दिवा स्वप्ना अतिद्रोषश्च प्रतिशायश्च जायते प्रतिशायाद भवेत काशा काशात संजायते क्षयम्। ये बोले हैं चक्रदत्त। मतलब कोई दिवा स्वप्न आदि कर्म करने से जो दोष प्रकोपित हो जाते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिशाय उत्पन्न करते हैं। और प्रतिशाय से होता है काश और काश से होता है क्षय। तो इसको अगर हम थोड़ा मॉडर्न एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करें तो कोई भी आपने आहार विहार का प्रकोप कर लिया तो आपको हो जाते हैं प्रतिशाय, मतलब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। फिर आते हैं क्या, प्रतिशायत भवेत काशा, ठीक है। उससे बाद क्या होता है, काश होता है, मतलब वो इन्फेक्शन अगर ऐसे सोचे ना वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक चला जाता है तो काश होता है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ तो मान लो ट्यूबरकुलोसिस, ऐसा कुछ ग्रीवियस कंडीशन जिसको हम क्षय बोल सकते हैं। तो जैसे कि मॉडर्न भी बोलता है वैसे पहले भी उनको समझ में आया था कि अगर कोई पेशेंट को अभी प्रतिशा है उसके बाद उसको कास होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी आप ये भी समझ सकते हो, कोई भी अगर प्रैक्टिस कर रहा हो तो आप देखोगे कोई पेशेंट आपके पास एनाइटिस सफिया अथवा प्रतिशा लेके आए, कुछ दिन बाद अगर आप उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं किए, ये कफ के स्टेज में, मतलब ये कास रोग में गति करता है आगे, ठीक है। एंड बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जो अननेसेसरीली बहुत सारे एंटीहिस्टामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स लेके प्रतिशा से कन्वर्ट हो जाते हैं कफ वाले स्टेज पे। ओके, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल लाइन है, आप इसको अपने प्रैक्टिस में फील कीजिएगा। ओके, तो भी देखते हैं कास जो व्याधि है इसका पर्टिकुलर निदान क्या है, क्यों होता है कास। ओके, धूम उपघात, धूम उपघात रजस तथैव च
व्यायामात् रुक्ष अन्न निषेवणात् च विमार्गात् त्वात् अपि भोजनस्य वेग अवरोधात् ख्यवतुस्तथैव च। मतलब ये सुश्रुत बोले हैं। धूम उपघात, मान लीजिए कोई एक पेशेंट को, मतलब आप ऐसा तो देखते होंगे कहीं पे ज़्यादा फ्यूम्स आते हैं तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपका कफ होगा, नॉर्मल चीज़ है। और रजा, पोलन ग्रैंड्स के कारण कफ होता है, एलर्जी भी होता है, ये भी सोच सकते हैं। ज़्यादा व्यायाम करने से, रुक्ष अन्न का सेवन करने से, बहुत ही ड्राई अन्न अगर आप खाओगे तो वातस्काश हो सकते हैं। बीमारगत वादपि भोजनस्य, जैसे कि हमारे जो गला है इसमें दो पाइप्स है, विंड पाइप है, एक फूड पाइप है, इसोफागस ट्रैकिया दोनों अलग अलग हैं, उसको कवर करता है एपिग्लॉटिस। अगर किसी कारण से वो जो खाना हमारे फूड पाइप अथवा इसोफागस में जाना चाहिए वो गलती से आ गया एयर पाइप ट्रैकिया में, तो कफ होता है, ये नॉर्मल रिफ्लेक्स है। बेग अवराध भोजनस्य बेग अवरोधात ख्यवतुश्च, मतलब ख्यवतु का बेग अगर आप रोधन करोगे, छींक आएगी आपको, आप नहीं उसको रोधन कर दिए तो ये एट दी एंड कफ का रूप ले लेता है। ये सुश्रुत बोल रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इसमें, हम डेली लाइफ पे सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए चरक क्या बोलते हैं। चरक का ना हर कास्ट के लिए, जैसे कि वाता पित्ता कफा, हर कास्ट तरीके के कास्ट के लिए उनके पास अलग अलग निदान है। वातज कास्ट के अलग निदान बताएं, पित्तज के लिए कुछ अलग अलग बताएं, ऐसे ऐसे करके चरक बोले हैं। जैसे कि रुक्ष शीत कषाय अल्प प्रतिमाशनै स्त्रियः वेग धारणाम आयशो पातकाश प्रवर्तका। मतलब आप देखिए, कोई रुक्ष सीता कषाय अल्प प्रतिमाशन करता है, स्त्रियों का ज़्यादा सेवन करता है, वेग धारण करता है, आयश करता है, तो बात काश प्रकटित होता है। फिर देखते हैं पित्तज काश के लिए क्या है। कटु कुष्ण विदाही, ये टाइप ऑफ अन्न सेवन करेगा तो क्रोध होगा, संताप से युक्त होगा तो पित्त काश होगा। नॉर्मल पित्त का बढ़ने की जो निदान है उसके कारण हो सकते हैं। और पित्त बढ़ाता है कौन, कटु उष्ण रसा, ये सब चीज़ें पित्त ज़्यादा बढ़ाते हैं, कटु उष्ण ये सब। विधायी चीज़ लोगे तो पित्त बढ़ेगा तो पित्तज काश होगा। गुरु अभिषंद मधुर स्निग्ध स्वप्न आहार चेष्टनई वृद्ध्वा श्लेष्म अनिलः वृद्ध्वा कफकाश करोति ही। मतलब गुरु अभिषंदी मधुर स्निग्ध दिवा स्वप्न ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो वृद्ध्वा श्लेष्म अनिलम, मतलब कफ और बात दोनों बढ़ेंगे और कफकाश की प्रवृत्ति होगी। ओके, तो ये सिंपल सी बात है, जो चीज़ में बात पित्त और कफ बढ़ते हैं वैसे नॉर्मल निदान अगर आप सेवन करते हो तो वातज पित्तज अथवा कफज काश होने के चांसेस रहते हैं। ओके, अभी देखते हैं इसका निदान क्या है। तो निदान के बाद आप आते हैं संप्राप्ति के ऊपर। संप्राप्ति में इसका आप ये देखोगे कि प्राण उदानानुगत प्रदुष्ट संभिन्न कांक्ष श्वनतुल्य घोष, मतलब प्राणवायु उदान के साथ अनुगत होता है। प्राण और उदान वायु दोनों मिलके काश बनाते हैं। प्राण और उदान वायु दोनों रिलेटेड हैं कफ के कारण, ठीक है। प्राणवायु स्रोत की व्याधि काश है, ठीक है, पर इसमें उदान वायु की भी उतनी इन्वॉल्वमेंट है। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है, प्राण उदान अनुगत ये हो गया, पर प्रदुष्ट संभिन्न कांक्ष्य तुल्य घोष, मतलब भिन्न कांक्ष्य जैसा कोई एक ध्वनि उत्पन्न होना, एक पर्टिकुलर ध्वनि जो मतलब कफिंग के टाइम आता है वैसा ध्वनि उत्पन्न होता है, ये देखते हैं हम काश रोगी में, ठीक है। तो इसका एक विशिष्ट संप्राप्ति है जिसको हम डिटेल में जानने वाले हैं। ये तो सामान्य संप्राप्ति हो गया, प्राण उदान अनुगता प्रदुष्ट संभिन्न कांक्ष्य श्वन्न तुल्य घोष, इतना आप याद रख लोगे, इनफ है आपको संप्राप्ति समझने के लिए। फिर इसके विशिष्ट संप्राप्ति में आते हैं, जैसे कि कहीं पे शुष्क काश कैसे बनना है और आर्द्र काश कैसे बनना है। एक बार हम संप्राप्ति अच्छे से समझ लेंगे ना तो हमारे लिए ट्रीटमेंट करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं, कोई पेशेंट आर्द्र काश से है, मतलब उसको प्रोडक्टिव कफ है, इसका कारण कैसे होगा। तो उसने निदान सेवन किया, ठीक है, विरुद्ध आहार वगैरह कुछ ले लिया, उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर उसको कफ, मतलब देखिए पेशेंट तो आपके पास आया होगा, आप ये सोचोगे मतलब उसका संप्राप्ति क्या हो सकता है। मान लीजिए कोई एक पेशेंट आपके पास आया, उसको प्रोडक्टिव कफ है, आप सोचोगे उसको प्रोडक्टिव कफ है, मतलब इसके दो पॉसिबिलिटीज ऑफ निदान, मतलब संप्राप्ति चक्र है। मान लो इसमें ये हो सकता है, पहले बात प्रकोप हो गया और उसके बाद उसकी रस धातु की दृष्टि हुई, फिर मलभूत कफ की उत्पत्ति, ओके, उसके बाद वो कफस्टीवन कर सकता है, ऐसा हो सकता है। नॉर्मल किसी का बात प्रकोप पहले हुआ, उसके बाद रस की दृष्टि है और मलभूत कफ की प्रवृत्ति है, उसके बाद कफस्टीवन है, ओके, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या है, प्राणव स्रोतस में ख वैगुण्य हुआ, वहाँ पे संग बनेगा, ठीक है,
संघ के कारण वहाँ पे काश उत्पत्ति होगी और जिसका कारण आर्द्रकाश होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर प्राणवायु स्रोतस में कोई ख वैगुण्य है वहाँ पे हो सकता है कफ हो, और नहीं तो अगर रसदुष्टि है उसके कारण से मलभूत कफ की उत्पत्ति के होने के कारण भी प्रोडक्टिव कफ हो सकता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर किसी पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ है, आप सिंपली दो चीज़ समझ लीजिएगा। मान लीजिए इसमें रसदुष्टि जरूर है जिसका कारण वात है, वात के कारण रसदुष्टि हो रहे हैं, तो उसकी हमें ट्रीटमेंट करनी है। ओके, नहीं तो प्राणवायु स्रोतस में कहीं पे ख वैगुण्यता है जिसमें संघ बन के वहाँ पे ज़्यादा म्यूकस अथवा कफ की प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके हम आर्द्रकाश रूप का लक्षण देख पा रहे हैं। ओके, नहीं तो कोई एक पेशेंट ऐसे आएगा जिसका शुष्क काश होगा। ठीक है, तो आप उसमें क्या देखोगे, मान लो उसमें बात प्रकोप है, बात प्रकोप तो हो गया, प्राणवायु की दृष्टि हो गया, उसके बाद तो प्राणवायु क्या करता है, उदान वायु का अनुगत हो जाता है। ठीक है, पहले बात प्रकोप, फिर प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि, फिर हो गया प्राणवायु उदान के अनुगत आ गया। ओके, प्राणवायु स्रोतस में वेगपूर्वक वो गमन करेगा, उसके बाद एक विशिष्ट ध्वनि के साथ शुष्क कफ की उत्पत्ति होगी। ओके, तो इसमें ओवरऑली अगर मैं बोलूँ तो 3 तरीके के संप्राप्ति हो सकते हैं कफ में। तो आप कोई भी पेशेंट है आप उसको इसी रिगार्डिंग सोचिएगा। मान लीजिए वो आपके पास शुष्क काश लेके आया हो, तो आप ये सोचेंगे कि उसका पहले बाध प्रकोप हुआ है। शुष्क काश है मतलब बाध प्रकोप होना कंपलसरी है, और उसके बाद उसकी प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि हुई है। ओके, मतलब प्राणवायु स्रोतस नहीं, प्राणवायु की दृष्टि, पहले बाध प्रकोप हुआ, फिर प्राणवात का दृष्टि हुआ, उसके बाद प्राण और उदान दोनों इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, ये उसका पैथोफिजियोलॉजी हो सकता है। ठीक है, वैसे और एक भी कंडीशन बन सकता है, कोई एक पेशेंट आर्द्र कफ से आपके पास आए और उसको भी बात प्रकोप है पहले, क्योंकि देखिए बात प्रकोप एक बार हो गया ना, वो 2 काम कर सकता है। अभी अगर उसको कफ उत्पन्न करना है, मतलब काश रोग उत्पन्न करना है, अगर उसको शुष्क काश उत्पन्न करना है वो जाके प्राणवायु की दृष्टि करेगा, अगर उसको रसदृष्टि करके आर्द्र कफ उत्पन्न करना है तो वो ऐसा कर सकता है। तो एक बार बात प्रकोप हो जाता है, उसके बाद डिपेंड होता है। बात अगर प्राणवायु की दृष्टि करता है तो ये शुष्क काश में कन्वर्ट हो गया, अगर वो रसधातु की दृष्टि करता है उसमें मलभूत कफ निकलते हैं, उसके बाद क्या होगा, आर्द्रकाश होगा। ठीक है, तो आप पेशेंट को देख के ऐसा सोचोगे तभी आप उसका संप्राप्ति सही से विघटन कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं उसके संप्राप्ति घटक। दोस्तों बात कफ दोनों हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसमें दोनों। और दूष्य क्या है, रसा, श्वरा, अन्ना, ये दूषित होते हैं। और स्रोतस, देखिए अभी हमने बोला रसवर स्रोतस भी दूषित हो सकते हैं अगर आर्द्र कफ हो तो। ठीक है, तो आर्द्र कफ में रसवर स्रोतस और प्राणवर स्रोतस दोनों, और अगर शुष्क कफ है तो सिर्फ प्राणवर स्रोतस। ओके, श्रोतदुष्टि क्या होता है इसमें, शंगा, क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तभी तो कफ हो रहे हैं। ओके, तो श्रोतदुष्टि यहाँ पे संघ है। अधिष्ठान क्या है, आमा पक्वाशा स्थित व्याधि, प्राणवर स्रोतस की व्याधि है। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है, काफ हम लोग अगर मॉडर्न के हिसाब से चले ना, ये हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये है सिर्फ लंग्स की व्याधि है, प्राणवायु स्रोतस समझ सकते हो, पर आमा पक्वाशय स्थित व्याधि है, क्योंकि बहुत सारे व्याधि का अगर हम लोग ये है हमारे उसका डिवीजन करते हैं तो आमाशय स्थित समुत्तम व्याधि हो गए, नहीं तो पक्वाशय समुत्तम व्याधि होंगे। आयुर्वेद में 2 ही तरीके हैं, तो ये कफ जो है ये दोनों के हो सकते हैं, इधर आम और पक्वाशय दोनों की स्थित व्याधि है ये। और स्वभाव क्या है इसका, ये आशुकारी व्याधि है। ओके, और साध्यता, नवीन साध्य जिन्न कुछ साध्य, नया काश हो तो साध्य होगा, अगर पुराना काश हो कुछ साध्य होगा। ठीक है, और अग्नि की दृष्टि, यहाँ पे आप नॉर्मल सी बात है अग्नि मानदेय होगा, क्योंकि रस धातु से तो मल निकल रहे हैं, तो अग्नि अगर सही होता तो रस धातु में मल रूप कफ क्यों निकलते, तो अग्नि मांद रहेगा कश चिकित्सा में। तो इसमें हम इसको क्यों पढ़ें, कोई एक पेशेंट आपके पास आएगा तो आपके दिमाग में ऐसे आ जाना चाहिए भाई इसके बात और कफ इन्वॉल्व हैं, इसका अग्नि मांदे है, इसमें स्रोतस में संघ हो रखे हैं। ठीक है, हमें जो मेडिसिन देना है वैसे कुछ चूज करके देना है जो उसकी अग्नि को बढ़ाए और बात कफ की दृष्टि को कम करे। ठीक है, तो उसको दिमाग में रखना है। और भी एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वो जाके उस व्याधि का अधिष्ठान जो है, जैसे कि प्राणवायु स्रोतस है अथवा आम पक्वाशय का व्याधि है, उस पर जाके काम करें। ठीक है, और आशुकारी क्यों पड़े, क्योंकि कफ अगर होता है किसी को तो ये तुरंत होगा, तो आशुकारी व्याधि है एक। ठीक है, और मान लो कोई एक पुराना पेशेंट आपके पास आएगा तो उसको ट्रीट करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक कुछ शादी व्याधि है। ओके, एंड जो आगे भी आप पढ़ेंगे कि अगर एजेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा मतलब एजेड हो गए हैं, तो उनके केस में काश व्याधि जापी हो गया, क्योंकि उनको बस मेडिसिन दोगे तब वो सही रहेंगे, उसके बाद मेडिसिन खत्म तो फिर से सिम्टम्स चालू। ठीक है, तो अभी चलते हैं काश के भेद के ऊपर, कितने टाइप ऑफ काश हैं।
तो आचार्य और चरक ने बोले तो 5 कास है, क्या क्या, वात पित्त कफ 3 हो गए, ये रख लो, और 2 आते क्षतज क्षयज, ठीक है, क्षतज और क्षयज, ये 5 प्रकार के कास उत्तरोत्तर बलवान है। पहले क्षतज कास देखिए, वात पित्त कफ, ये सीरियली है, आपको कोई पूछेगा किसी को वातज कास है, किसी को कफज कास है, ग्रीवियस कंडीशन कौन सा है, आप बोलोगे कफज कास, क्योंकि ये उत्तरोत्तर बलवान है। वातज कास से ज़्यादा पित्तज, पित्तज से ज़्यादा कफज, कफज से ज़्यादा क्षतज, क्षतज से ज़्यादा क्षयज कास। क्षयज तो मतलब जरूरी होगा कि बलवान ही होगा, क्योंकि हम लोग उसका कंपैरिजन ट्यूबरकुलोसिस वगैरह से करते हैं, तो इसमें धातु क्षय हो रखे हैं, तो क्षय होगा तो ये सबसे ज़्यादा ग्रीवियस डिसीज होगा। ओके और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मधुकोशकार ने क्या बोला है, जरा कास का वर्णन कर उसका दोषज कास में ही अंतर्भाव कर लिया है। तो जरा कास मतलब जो ओल्ड एज का कफ है, उसका वर्णन कौन किया ना, मधुकोशकार ने उनका वर्णन किया है, ठीक है, ये एक पॉइंट याद रख सकते हैं आप। अभी देखते हैं कास का पूर्व रूप। पूर्व रूपम भवेत्तेषां सुखपुण्यम गलाश्यता कंठे कंडुश्च भोज्यनम अपरोधश्च जायते, ये चरक बोले। देखिए पूर्व रूप कास का क्या होता है, सुखपुण्य गलाश्यता, पहले जैसे लगेगा कि सूख भर गए गले में, ठीक है, जो छिलके हैं जौ के वो जाके आपके गले में भर गए हैं, तो आप उसको सोचते हो सुखपुण्य गलाश्यता है, गल और आश्य में, ओके, मुंह और गला दोनों में। और होता है क्या, कंठे कंडुश्च, ठीक है, कभी आपको टॉन्सिलाइटिस वगैरह कुछ है तो आप ऐसे सिम्टम्स फील कर सकते हैं, तो उसके बाद ही तो बनता है, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पहले इन्वॉल्व होता है, उसके बाद लोअर में जाता है काम, तो उसके पूर्व रूप में आप ऐसे लक्षण देखोगे। और भुज्यानम अवरोधस्य, आपको खाने में मन होगा, मतलब खाना अच्छे से नहीं पास करेगा, आपको तुंडी के लिए लक्षण, टॉक्सिलाइटिस वगैरह के लक्षण आपको मिल सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका पूर्व रूप है, ये प्रैक्टिकली ये पेशेंट में आप देखोगे, ठीक है। गले में खराश, जो आजकल के एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, बस वही है सुखोपन्य गलाश्यता, उसको उसके पुराने ज़माने में ऐसे बोला जाता था। और सुश्रुत क्या बोल के रखें, भविष्य तस्यतु कंठ कंडु, एक सेकेंड, भविष्य तस्यतु कंठ कंडु भोज्य अपरोधी गलतालु लेप स्वशब्द वैषम्यम अरोचुकाग्निषाद लिंगानी भवत्यतु भुनि, मतलब इसमें है भविष्य तस्य कंठ कंडु। देखिए आप एक श्लोक का याद रखेंगे, चरक का याद रख लेंगे, ठीक है। सुश्रुत का जो है इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, गलतालु लेपा, ठीक है, तो चरक बोले थे सुखपुण्य गलाश्यता, और कंठे कंडु बोले थे, पर चरक ये बोलते हैं गलतालु लेप, गला और तालू में लेप कोटिंग जैसा फील होगा आपको, ठीक है। स्वशब्द वैषम्य मतलब आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, और अरोचकम अग्निषाद, देखिए हमने पहले से पढ़ भी रखा है, काश में क्या होता है, अग्नि की दृष्टि होती है, अग्निमांद हो जाता है, तो अरोचक और अग्निषाद साथ में आएंगे कप के, ठीक है। ये लक्षण अगर आप देखते हो तो ये पूर्व रूप है कास व्याधि का, आप उसको तभी से अगर ट्रीट करोगे तो कंडीशन ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। तो कोई पेशेंट गले में खराश लेके आता है तो उसको उसी टाइम सही कर देने का, उसके हिसाब से आपको दोष के, देखिए पूर्व रूप में है तो जो दोष दुष्य समुच्चय ना बना नहीं है, ठीक है, तभी अगर आप उसका ट्रीटमेंट करना चाहो सिर्फ उसके दोष के हिसाब से ट्रीटमेंट करोगे तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, व्याधि कास में जाएगा ही नहीं, ओके। पर बात यह है पेशेंट उस कंडीशन में आपके पास आए तभी आप ट्रीट कर सकते हो, नहीं तो पेशेंट ज़्यादातर क्या करते हैं ना, डिजीज एक बार हो जाने के बाद आते हैं, वही दिक्कत हो जाती है हमें ट्रीटमेंट करने में। चलिए अभी चलते हैं, देखते हैं वातज कास का लक्षण है। देखिए हमने 5 कास तो पढ़ लिया, उसके लक्षण भी तो देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये वातज कास है पित्तज कास है, कैसे पता चलेगा, तो उसके लक्षण थोड़ा समझते हैं, ओके। इसका थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, जैसे कि हत्या वर लिखा है तो हत्या स्वर होगा, ठीक है, तो स्वर यहाँ पे स्वरभेद होगा, ठीक है, शिरशूल अथवा शिरभेद होगा, तो हेडाक और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये दोनों सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, ये पेशेंट्स वातज कास के लक्षण में आएंगे, ओके। फिर शुष्क उरा कंठ वक्तश्य, तो कंठ उरा ये सब ड्राइनेस आएगा, क्योंकि वातज कास के तो वातज में रुक्षता जरूर है, प्रत्याम्यता मतलब ये ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसके बेग होंगे, ठीक है। शुष्क कासा स कफ शुष्क कृच्छ्वान मुक्तम अल्पतम ब्रजेत, मतलब इस शुष्क कास में स कफ मतलब थोड़ा ही कफ आएगा और थोड़ा ही बाहर निकलेगा, ठीक है, मतलब मुक्तम अल्पता मतलब बहुत कम अमाउंट में कफ बाहर निकलेगा, पर पेशेंट बहुत ज़्यादा टाइम कफ करेगा, ओके। और एक चीज़ है, अन्न के पाक होने के बाद कास की वृद्धि, ऊर्ध्वात वातस्य जीर्ण अन्ने वेगात
मारुतम भवेत, मतलब अगर आप खाना जब आपका पच जाता है, देखिए बात का प्रकोप आपके बॉडी में कब होता है, खाना हजम होने के बाद। तो पेशेंट को कफ तभी होगा जब खाना ज़्यादा हजम हो जाएगा, मतलब खाना पक जाएगा ना, तब पेशेंट को ज़्यादा कफ के बेग आएंगे। ठीक है, आप देखते होंगे कोई एक पेशेंट है जिनको रात के एंड के टाइम के मतलब बहुत ज़्यादा कफ होते हैं, ड्राई कफ होते हैं, वो सो नहीं पाते हैं क्योंकि खाना पच जाता है, उसको खाना पच जाने के बाद बात की वृद्धि होती है, तब आप देखोगे ड्राई कफ वाले पेशेंट ज़्यादा होते हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे आपको मिलेंगे जो लोग आपको आके बोलेंगे खाना खाने के बाद ना हमें बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, तुरंत वो लोग भर पेट खाना खा लेंगे, उसके बाद उनको कफ की सिम्टम पाएगी, भाई वहाँ ये तो कफज कास है। ठीक है, ये लक्षण आपको प्रैक्टिकली बहुत केसेस में मिल जाएंगे। और देखिए पित्त कास के लिए क्या है, पित्त निष्ठिवना अखित्वम, देखिए और एक चीज सॉरी, और यह देखिए क्या है इसमें, पित्त निष्ठिवना अखित्वम, मतलब आपका जो स्टीवन होता है और आँख होता है, ये दोनों पित्त वर्ण की हो जाएंगे। तिक्ता आश्यता आपको आएगा, ये तिक्ता आश्यता पित्त के लिए बहुत जगह लिखा है। ठीक है, स्वरामय होगा, उरो धुआयन तृष्णामो हो अरुचि, ये सब लक्षण से आएंगे। श्लेष्मणं पीनसं संदुष्टम निष्ठिवतिं च पैतिके, मतलब श्लेष्मणं पीना संसुष्टम, इसमें थोड़ा मतलब ये भी है, श्लेष्मणं पित्त संसुष्टम होना चाहिए, निष्ठिपति च पैतिकम, मतलब श्लेष्मणं पित्त संसुष्टम, आपके कफ में पित्त बनता आएगा। ठीक है, इसका कंपैरिजन आप करना चाहो तो फीवर में होने वाला जो कफ है उसके साथ आप कर सकते हो, जैसे कि आपको ब्रोंकाइटिस वगैरह है, आपको ज़्यादातर यही भी केसेस मिलते हैं आपको। ठीक है, फीवर ज़्यादा है उसके साथ कफ हो रहे हैं, तो ये पित्तज कास की वैरायटी में आएगा। अगर वातज कास के लिए आप देखोगे, इसका कंपैरिजन आप नॉर्मल ड्राई कप से तो कर ही सकते हो, पर हुपिंग कप से भी कर सकते हो, क्योंकि प्रताप में वाला जो वार्ड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कफ होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कफिंग करना पड़ेगा, हुपिंग जैसा साउंड हो सकता है वहाँ पे। तो ये हुपिंग कप से आप वातज कास का कंपैरिजन कर सकते हो, नहीं तो ड्राई कप के साथ भी कर सकते हो। और पित्तज कास जो है इसका कंपैरिजन अगर आप करना चाहो तो जीर्ण ज्वर में जो कफ होता है ना उसके साथ आप कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो सुश्रुत भी ये बोले हैं, जो पित्तज ज्वर वाले में कंडीशन में जो कफ होता है उसको मतलब पित्तज कास के लक्षण के साथ आप कोरिलेट कर सकते हो। देखिए इसका आप डायग्नोसिस कैसे करोगे, मंदा अग्नि तुम अरुचम अरुचि छर्दी पीनस उत्क्लेश गौरवे। ठीक है, मंदा अग्नि तो ये कास का लक्षण ही है, इसमें ज़्यादा मतलब आप डिफ्रेंसेशन आप नहीं कर सकते हो पेशेंट को देख के, पर आपको ये पता चल जाएगा अगर पेशेंट में गौर, आपको उसको पूछ लीजिएगा, आपको गौरव है, हैवीनेस ऑफ बॉडी फील होता है, उत्क्लेश वॉमिटिंग जैसा लगता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है बख्य संपूर्णम इव मन्यते, मतलब उनका जो चेस्ट है ये मतलब भरा भरा सा फील होगा उनको। ठीक है, बहुत बार लोमहर्ष होगा, और बहड़म मधुरम स्निग्धम निष्ठिवती घन कफम, तो उनका जो स्टीवन है बहल होगा, मधुर होगा और घन होगा। ठीक है, तो थूकने के टाइम उनको बोलना कि मतलब जो उनके कफ आते हैं वो कैसे आते हैं उनको पूछना, तो बोलेंगे बहुत थिक आता है और टेस्ट उसका थोड़ा मधुर होता है, और उनके लंग्स में चेस्ट मतलब भरा हुआ सा फील होगा, तो ये हो जाएगा कफज कास। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं खज कास के लिए, तो नहीं सॉरी, उसका एक कंपैरिजन में आप कर सकते हो, अगर कफज कास अगर आपको कंपेयर करना है तो आप उसको नॉर्मल जो प्रोडक्टिव कफ है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और क्षतज कास देखते हैं, सपूर्वम कारयत शुष्कम तथा स्टीवती शोणितम। देखिए पहले क्षतज कास में क्या होगा, शुष्क कास होगा, क्योंकि यहाँ पे क्षत है तो यहाँ पे कप तो उतना निकलने वाला नहीं है, तो पहले क्या होगा, शुष्क कास होगा। फिर निष्ठिवते शोणितम, उसमें ब्लड कप में आएगा, हेमोप्टाइसिस जो बोलते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, वैसा उनको आएगा कप, मतलब कप में ब्लड आएगा, क्योंकि पहले क्या होगा, शुष्क कास पहले होगा, उसके बाद हेमोप्टाइसिस होगा। ओके, कंठेना रजतात्यर्थम, देखिए इसमें और एक टर्म है कंठेना रुजता अत्यर्थम, बहुत पीड़ा होगा कंठ में। ठीक है, और विरुग्न नैव च उरसा सूचि भी रेव च तीक्ष्णम भी तुद्यमाने, मतलब सूची जैसे चुभ रहा है उनके वैसा उनको फील होगा, सूची चुभने जैसा। ओके, दुख स्पर्शने सुलनम भेद पीड़ा अभिता, भेद पीड़ा अभितापिनम। ओके, तो पेशेंट को भी आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, पेशेंट को ये होने वाला है पहले ड्राई का, फिर प्रोडक्टिव उसका मतलब का हेमोप्टाइसिस होगा, और उसको सूचिविद जैसा पीड़ा होगा। ओके, जैसे कि कोई सूची वेदन कर रहा है चेस्ट में उनका, उतना पीड़ा होगा। ओके, दुख स्पर्श मतलब वो टच करने भी नहीं देगा, उतना पीड़ा उसको हो रहा हो। ठीक है, तो भेद और पीड़ा से वो अभितापित हो गया होगा, मतलब बहुत ही उसको कष्ट हो रहा होगा। कौन सा कंडीशन में, क्षतज कास के। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई एक इंजुरी जैसा है। ओके,
पर्वभेद तृष्णा वैरस्य पीड़ित पारावत इव कुजनम। ओके, तो पर्वभेद वैरस्य तृष्णा ये सब तो होगा उसको, क्योंकि देखो इंजुरी है तो तृष्णा इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो सकता है वहाँ पे। पर इसमें यह है एक टिपिकल टाइप ऑफ मतलब आवाज़ वो करेगा, पारावत इव कुजनम। ठीक है, ये टिपिकल है क्षतजकास के लिए। ओके, ये क्वेश्चन पीजी में भी बहुत बार आया हुआ है, क्वेश्चन है पारावत इव कुजन कहाँ पे दिखने को मिलता है, तो एक क्षतजकास है। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। और क्षतजकास देखिए, दुर्गंधम हरितम रक्तम स्टिवत पुयोपमम कफम। ओके, तो इसमें देखेंगे क्या, दुर्गंध हरितम रक्तम स्टिवत पुयोपमम कफम, कफ में पस आने लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वो बहुत हरित वर्ण का होगा, रक्त स्टीवन उसमें भी होगा, पर ये दुर्गंध ज़्यादा रहेगा उसमें, तो दुर्गंध से आप क्षतजकास समझ सकते हो। अकस्मात शीत उष्णतम बहुआयासी दुर्बल कुशम। ठीक है, उसको अकस्मात शीत लगेगा, बोलेगा चलो गर्मी दो मेरे को, कंबल ओढ़ लो, फिर लगा मेरे को बहुत गर्मी हो रही है, चलो फैन चला लो, ऐसा पेशेंट बोलेगा। और बहुआयासी मतलब वो बहुआयासी दुर्बल कुशम, मतलब जितना भी खा ले वो मोटा नहीं होगा, खाएगा बहुत पर मोटा नहीं होगा। उसको कैकेक्सिया जो बोलते हैं कंडीशन होता है ना, लॉस ऑफ बॉडी वेट, ऐसा उसको साइन सिम्टम आप देखने को मिलेगा। ठीक है, स्निग्ध आश्य मुख वर्णत्वक श्रीमद लोचना दर्शनी। ओके, इसमें होगा स्निग्ध आश्य, मतलब स्निग्ध आश्यता देखने को मिलेगा, और मुख वर्णत्वक, इसमें भी स्निग्धता रहेगा थोड़ा। श्रीमद लोचनेन मतलब आँख उसका अच्छे लगेंगे। आप ऐसे आप सोच सकते हो ना, ये अगर क्षतजकास है, इसके आँख कैसे अच्छे लगेंगे, आप समझ लो। देखो आई बल जो है इसका साइज हमेशा सेम रहता है, बचपन से उसका साइज चेंज नहीं होता है। ओके, कोई पेशेंट को कितना भी क्षय हो जाए, इसके यहाँ से फेशियल जो उसके फैट है वो सब तो चला जाएगा, तो उसके कारण एक ही पार्ट जो नॉर्मल रहेगा उसके फेस में, वो है उसके आई बल। तो अदर पार्ट के कंपैरिजन में उसके आईज अच्छे लगेंगे दिखने में, क्योंकि वो वही एक चीज़ होगा जो उसके पास नॉर्मल होगा, बाकी सब सूख गया होगा। ठीक है, उस लिहाज से आप उसको समझ सकते हो। पाणी पाद तड़ई लक्षणों सतत स्वे का घृणों। ठीक है, पाणी पाद तल थोड़ा उसको शक्नता आएगा पाणी पाद के तल में, वो सतता स्वे को घृणा मतलब वो ज़्यादा घृणा करेगा, हर चीज़ में उसको घृणा दिखाई देगी। मतलब देखिए पाणी पाद तले सब तड़ई लक्षण ही, मतलब ये उसका लक्षण क्यों होगा, उसमें पैलर हो सकते हैं, उसके कारण थोड़ा वाइटिस दिखेगा पेशेंट। ठीक है, ये भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, इसके लिए शायद से चरक जी ने ये नोटिस करके लिखा है। ओके, तो सतत श्वेय का घृणा मतलब ये घृणा करेगा चीज़ों को। ज्वरम मिश्रम राकुति तस्य पार्श्वरोग पीनशा अरुचि, मतलब पेशेंट को ज्वर रहेगा। देखिए इसका कंपैरिजन हम लोग करते हैं पल्मोनरी टीबी से। ओके, तो टीबी में क्या होता है ना, थोड़ा लो ग्रेड फीवर पेशेंट को हर एक टाइम रहता है, तो ज्वरम मिश्र आकृति तस्य से बोले हैं। पार्श्वरुख और पीनस अरुचि, पीनस और अरुचि उसको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये है क्षतजकास। ओके, क्योंकि बहुत लोग ना क्या करते हैं, राज यक्ष्मा को टीबी समझते हैं, तो मेरे हिसाब से मतलब ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है, अगर आप क्षतजकास को कंपेयर करना चाहो, ये ज़्यादा कंपेरेबल है पल्मोनरी टीबी से। अगर आप राज यक्ष्मा के साइन एंड सिम्टम देखोगे ना, ये आपको HIV एड्स से कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि उसका निदान विधान सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, तो ये क्षतजकास को आप पल्मोनरी टीबी के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, एंड ट्रीटमेंट करने में भी उसी लिहाज से करोगे ना तो उसमें रिजल्ट आएंगे। अभी थोड़ा हमने इसको एक कंपैरेटिव बनाया है, जैसे कि आप प्रैक्टिकली कोई पेशेंट देख रहे हो तो उसको कैसे जल्दी से डायग्नोसिस कर सको। तो बातज कास अगर किसी को है, आप देखोगे पेशेंट को सुल है और शुष्क कास है, बातज कास है, हुपिंग कफ हो सकता है, नॉर्मल ड्राई कफ भी हो सकता है। ओके, पित्तज है, स्टीवन की प्रकृति अगर पित्त है और ज्वर है पेशेंट को, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, आप देखोगे येलो स्पुटम आते हैं, आप जरूर देखोगे केसेस आपको मिलेंगे ब्रोंकाइटिस के केस में। और गौरव है पेशेंट को, मधुर और सांद्रता है उसके कफ में, स्पुटम में, तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। तो आप देखोगे अगर कफ किसका पुराना हो जाता है, आप देखोगे पर्टिकुलर केसेस हैं ऐसे। कोई अगर आपको क्रॉनिक केस ब्रोंकाइटिस लेके आता है ना, उसको आप पूछना कि भाई आपका कफ कैसे होता है, वो बोलेगा बहुत ही थोड़ा मीठा लगता है और ठंडा लगता है। ठीक है, ये भी एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो इसमें। ओके, फिर आते हैं क्षतजकास, और जो है क्षतजकास, इसका आप ब्रोंकिएक्टासिस से कंपेयर कर सकते हो। सर रखता आएगा, पेशेंट को सुल होगा, और जो तुद्यते जैसे सिम्टम मैंने बोला ना, उसको भी इस पेशेंट का आप केस में आप देखोगे तुदन होगा थोड़ा। ओके, और मान लीजिए क्षतजकास है, हमने बोला उसको ट्यूबरकुलोसिस से तब कंपेयर कर सकते हो, इसमें पस आएंगे। ठीक है, सापुया,
और राजयक्ष्मा, देखिए राजयक्ष्मा को भी यहाँ पे ट्यूबरक्यूलोसिस बोल दिया है। पर देखिए ये कंपैरिजन्स तो चलते रहेंगे, पर ये मेरे को ज़्यादा लगता है ये मतलब एड्स के साथ रिलेट कर सकते हो। ओके, क्योंकि अगर चरक को बोलना भी होता ना, एक चीज़ को 2 बार क्यों बोलते हैं नॉर्मली। एंड आप देखोगे बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स, जैसे कि अरुचि, सिरसुलभ, बहुत सारे सिम्टम्स होंगे किसमें, राजयक्ष्मा में। तो इसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर किसी पेशेंट को ट्यूबर मतलब ये HIV एड्स होता है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल इन्फेक्शंस होते हैं, पेशेंट का इम्यून सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसके कारण ना उसको बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, इसीलिए एकादश रूपा, ये सब रूपा दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा उसके साथ ज़्यादा कंपेयर करना सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और सोच तो है एक अलग व्याधि है। ये आप देख सकते हो टोबाको वाको जो कंजप्शन करते हैं उसके केस में पेशेंट बहुत मतलब सूखे हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। वैसे लक्षण के साथ आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको एक ग्रस आइडिया आ गया, जैसे कि कोई एक पेशेंट आता है आपके पास कि बोलता है मेरे को कफ के मतलब सांद्रता मधुरता है मेरे कफ में, तो आप बोलते हैं भाई आपको कफजकास है, हम सोचेंगे इसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अगर मॉडर्न के साथ कोरिलेट करना चाहे तो ऐसे एक आइडिया बना लो, जैसे कि पेशेंट आते हैं ना, आपको पूरा चीज़ याद करना ना पड़े। मान लीजिए कोई एक पेशेंट आया, आपको बोला मेरे को गले में खराश है, आप सोचोगे सूखा पुन्ना गलाशयता इज द पूर्व रूप ऑफ कासा, तो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो संप्राप्ति का जैसे मैंने बोला था, आप देखोगे रसवश की दृष्टि है क्या नहीं है, ठीक है। अगर उसको क्या, मगर इसको अगर मान लो प्रोडक्टिव कफ है, ठीक है, कोई कफजकास का पेशेंट है, आप देखोगे उसमें रसभर स्रोतस की दृष्टि है या फिर नहीं है, उसको देख के उसका ट्रीटमेंट करोगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स आपके दिमाग में हरदम होना चाहिए, कोई पेशेंट आया तो तब आप उसका ट्रीटमेंट सही से कर पाओगे। चलो फिर आगे चलते हैं। अभी चलो देखते हैं साध्य साध्यता अवकाश व्याधि, ठीक है। कोई भी पेशेंट को ट्रीट करने के पहले हमें देखना चाहिए ये हमसे साध्य होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी रेपुटेशन उसके ऊपर निर्भर है। अगर आप साध्य साध्यता सही से जज करते हो तो पेशेंट आपके पास रहेगा एंड आपका नाम नहीं खराब होगा। तो वातज पित्तज कफज काशी जो है ये नॉर्मल कफ हैं, ये साध्य होंगे, ये जरूरी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्षतज और क्षयज दोनों अपने पूर्ण लक्षणों के साथ उपस्थित होने पर क्षीण व्यक्ति में असाध्य होंगे, पर अगर बलवान पेशेंट है तो इसमें जाप्य रहेंगे, ठीक है। उनको आप बोल दीजिएगा अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम है, ये आप मेडिसिन लो जब तक, तब तक सही रहेगा, एक बार मेडिसिन बंद करोगे फिर से पुराने स्थिति में आ जाएगा। तो पेशेंट को बोलने के टाइम ना आपके पास एक क्लैरिटी होना जरूरी है, आप उसको क्लियरली बता सको कि उसको हुआ क्या है, ठीक है। तब आपको मतलब आज अच्छे डॉक्टर आपको लोग समझेंगे, क्योंकि आप इतना ज़रूर बोल सकते हो कि कोई एक पेशेंट सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कितना दिन उसको लगेंगे, कितना टाइम लगेंगे उसको रिवाइव करने में, ओके। और जैसे मैंने पहले से बोल दिया है कि वृद्धावस्था में कोई भी कासे कुछ साध्य होना ही होना है, ठीक है। समस्त कासे कुछ साध्य है वृद्धावस्था के, ओके। सॉरी, इसमें थोड़ा मतलब ये गलत लिखा जाएगा, आप श्लोक देख सकते हो, जरा काशम सर्वम जाप्य प्रकृति थे, मैंने पहले जाप्य बोला था, जैसे कि कोई भी जरा व्यक्ति को मतलब वृद्धावस्था में समस्त काश हो, ये जाप्य होंगे, कुछ साध्य नहीं होंगे, ये गलत लिखा है, आप नोट कर लो, इसको चेंज करके लिखना, वृद्धावस्था में कोई भी कफ हो ये जाप्य होगा, ठीक है। आप उसको मेडिसिन जब तक देते रहोगे और पेशेंट सही रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर उसको। अभी देखते हैं इसकी चिकित्सा, ओके। आपने डायग्नोसिस अपना बना ली, मान लीजिए वातज कास है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। पेशेंट तो ड्राई कफ लेके आपके पास आया है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट आप क्या करोगे। निदान परिवर्जन किसी भी रोग के प्रथम चिकित्सा सूत्र है, संख्या पते क्रिया जो निदान परिवर्जन सुश्रुत जी ने बोल के रखा है। तो पहले बोलो उसको भाई जो वातज कास के निदान है उसको छोड़ दे, ठीक है, वृक्ष खाना बंद कर दे, जो जो चीज़ें से बात की प्रकोपित हुआ है, क्योंकि कास में तो बात की प्रधानता होता है ना, तो बात की चिकित्सा करना जरूरी है पहले। फिर आप बात के निदान परिवर्जन हो गया, उसके बाद आप आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे, ठीक है। देखिए इसका पहला लाइन ट्रीटमेंट के लिए एक गोल्डन लाइन है, रुक्ष अनिलजम काशम आदौ स्नेहम उपाचरेत। कफ में अगर ड्राई कफ आपको ठीक करना है तो पहले स्नेह देना पड़ेगा। आप घृतपान कराओ, कंटकारी घृत लेके दो, पेशेंट को रिजल्ट आना ही आना है, ठीक है। पर वैसे लोग नहीं करते हैं, आप लोग क्या करने लगते हैं ना, कफ सिरप प्रेस्क्राइब करने लग जाते हैं आयुर्वेद वाले, तो इससे काम नहीं बनता है। आप अगर डायग्नोसिस प्रॉपरली करोगे ना तब आप उसका रिजल्ट ले पाओगे, ठीक है। अगर वातज कास है आप उसको पहले क्या दो, स्नेह दो, मतलब कोई भी जो घृत बनित है उसका यूज करो, ठीक है। सर्पी भी बस्ती भी पेय जूसा खीरा रसादि भी, तो पेय जूसा क्षीरा रसा ये सब उनको देना चाहिए, क्योंकि बात का शमन हो जाए। यह बेसिक फंडामेंटल्स है, हमें इससे दूर नहीं जाना है। जितने भी रस औषधियाँ दे लो, एक आपको जरूरी देना है घृत,
ठीक है, ये गोल्डन लाइन है, आप याद रख लीजिए, मैंने बहुत केसेस में इसका ट्रायल किए है। ठीक है, आप देखोगे आपको रिजल्ट आना ही आना है। और आप देख सकते हो इसमें क्या करना है, रुई का स्नेहन करना चाहिए। स्नेहन अर्थात सामक द्रव्यों से संक्षिप्त घृत, बस्ती, पेया, धूप, मांस, रस, इस सब का यूज करना है। ठीक है, तो धूमा, अवलेह, अभ्यंग परिचय के द्वारा बुद्धिपूर्वक रोगी का स्नेहन करना चाहिए। ठीक है, तो जितना जरूरी है उसका स्नेहन करो, पहले बात का शमन करो। ओके, ये हमारा प्राइमरी गेम है। फिर सम्यक स्नेहन एक बार हो गया, उसके बाद स्वेदन कराओ। विबंध की स्थिति में अनुवासन बस्ती का प्रयोग तथा अपान वायु की विगुणता होने पर घृतपान कराना श्रेष्ठ है। ठीक है, देखिए हमारा आयुर्वेद का कंसेप्ट ऐसा है, किसी की प्राण वायु की अति प्रवृत्ति है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपान का अगर अनुलोमन सही से होगा तो प्राण का अति प्रवृत्ति कम होगा, क्योंकि प्राण अपान, प्राण ऊपर जाता है, अपान नीचे जाता है। तो अगर प्राण को बैलेंस करना है, ऊपर प्राण जोर से चला जा रहा है तो नीचे ले आओ। नीचे कैसे लाओगे प्राण को, तो अपान को अनुलोमन अच्छे से करा दो, प्राण नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो बात ऐसा बनता है। तो कोई भी एक वातज कास का पेशेंट हो, अगर उसका विबंध का स्थिति है तो उसमें आपको अनुवासन बस्ती देना जरूरी है। ठीक है, बातिक कास में पैकिक अनुबंध हो तो उसमें क्या करना है आपको, अगर बात कास में आपको पित्तज अनुबंध है तो आपको विरेचन देना चाहिए, इधर पैकिक लिखा है। बात कास में अगर पित्तज अनुबंध हो तो स्नेह जोग से आप विरेचन कराओगे, मतलब आप स्नेह तो दोगे पर देने का एम क्या रहेगा, देने का एम ये रहेगा विरेचन हो। ठीक है, इससे विरेचन, स्नेह से आप बात का समन कर लेंगे और जो पित्त बढ़ा हुआ है उसका समन विरेचन से हो जाएगा, तो एक गोली में दो शिकार। तो इसीलिए बात आप देखोगे कोई एक बातज कास का पेशेंट है, उसको कुछ पित्तज लक्षण सा रखे हैं। ठीक है, आप तुरंत अपना दिमाग लगाएगा कि इसमें मेरे को कुछ स्नेह देना है जो विरेचन कर ले, बस काम बन जाएगा। फिर चलते हैं पैतिक कास की चिकित्सा सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, पैतिके सकफे काशे बमनम सर्पिशाहितम। तो अगर पैतिक सकफ काश है, मतलब पैतिक काश है, इसमें कफ इन्वॉल्व है, तो आप क्या करोगे, सर्पी दे के बमन करोगे। क्यों, देखो सर्पी दे दिए तो पित्त का समन हो गया वहाँ पे और बमन कराओगे तो कफ निकल जाएगा, फिर से एक गोली में दो शिकार, बस। तो उसका देखो एक बार आपको क्या देना है, पैतिक सकफ काश में आपको वामक द्रव घृत पिला के बमन करना है, जिससे कि पित्त और कफ दोनों का समन हो गया। फिर बमन के पश्चात आप क्या करोगे, शीत और मधुर द्रव्यों से युक्त पेया विलेपी का सेवन कराएंगे। देखिए अगर आपने बमन करा ली, जो पैतिक काश में कफज इन्वॉल्वमेंट था ये खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, सिर्फ बचा है पित्त। तो पित्त के लिए आप क्या करोगे, शीत मधुर द्रव्य का सेवन कराओगे तो पित्त समन होकर रहेगा। ठीक है, यदि कफानुबंध होना मात्र में कफ पतला हो गया हो, और देखो अगर कफानुबंध अल्प है, मतलब कफानुबंध उतना नहीं है, हीन मात्रा में कफ का इन्वॉल्वमेंट है, हीन है, तो और कफ पतला हो गया है, तो आपको बमन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ विरेचन कर लोगे ना, तो जो द्रवा कफ है ये विरेचन के थ्रू भी निकल जाते हैं। तो आपको ये देखना है, अगर पित्तज कास्ट का पेशेंट है, आप सीधा देखोगे दो कंडीशन से, अगर इसमें कफ की इन्वॉल्वमेंट है तो कितना है, अगर कफ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है तो बमन कराओ, उसके बाद पित्त समन के लिए उसकी चिकित्सा करो। नहीं तो अगर कफानुबंध बहुत ही कम है, अल्प मात्रा में है, तो आप क्या कराओगे, उसमें सिर्फ विरेचन दे दोगे, तो जो पिघला हुआ कफ है वो उससे भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये एक आपके पास स्ट्रैटेजी रही। यदि कफ गाढ़ा निकलता है तो तिक्त द्रव्यों के सिद्ध त्रिबुत का सेवन करना चाहिए तथा एवं शीतल आहार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और पैतिक काश में चीनी का शरबत, मुनक्के का रस, ईखू के रस, गोदुग्ध तथा अन्य मधुर तथा शीतल द्रव्यों का अनुपान के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है शर्करा, तो पैतिक काश में अगर पेशेंट है, आप उसको कुछ अनुपान देना चाहते हो तो क्या दोगे, शर्करा अम्बु अनुपानार्थम द्राक्षौ इक्ष्युरसा पयः सर्वं च मधुरम शीतम अभिदाहि प्रशस्यते। तो क्या दोगे, शर्करा दोगे, नहीं तो द्राक्षा दोगे, नहीं तो इक्ष्यु का रस दोगे, एवं सर्वपय मतलब दुग्ध दोगे, मधुर, कैसा वाला दुग्ध दोगे, फिर मधुर शीतम अभिदाहि प्रशस्यते, कोई भी मधुर चीज़ हो, शीत चीज़ हो, वैसी अनुपान में आपको देना है। तो पैतिक काश का पेशेंट आपके पास आएगा, मान लो कोई पित्तज जर है, उसके पास पेशेंट आपके पास आता है, तो आप उसको इक्ष्यु रस भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि वो कफ बढ़ा देगा, आप बस डोसिक डायग्नोसिस सही बनाना, और आपको सोचना भी नहीं ये ब्रोंकाइटिस है, कुछ भी है, उसका मॉडर्न भी आपको उतना नहीं सोचना पड़ेगा। अगर डोसिक डायग्नोसिस सही बनाए ना, तो उसकी चिकित्सा आज इट इज़ करो तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ओके, फिर चलते हैं कफज काश के लिए। ये जो श्लोकाज हैं
ये ट्रीटमेंट के हिसाब से देखो, नहीं तो पीजी की प्रिपरेशन के हिसाब से देखो, तो दोनों के हिसाब से ये बहुत ही वाइटल पॉइंट्स हैं, इसको याद रखने का। बलिनम वमनम आदो शोधनम कफकाशिनम जव अन्ने कटु रुक्ष उष्ण कफग्न च अनुपाचरेत। मतलब कोई पेशेंट बलवान हो तो पहले उसका वमन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसका शोधन हो गया, उसके बाद उसको क्या खाने देना है, जब अन्न कटु रुक्ष उष्ण चीज़ें उसको देना है। जब अन्न रुक्ष चीज़ है, कटु दोगे तो कफ का हरण करेगा, उष्ण दोगे तो ये भी कफ के लिए अच्छा है, तो कफग्न जो जो चीज़ें हैं उसको दे दो। बस कफज का से सिंपली उसको वमन करा दो, यू विल गेट द रिजल्ट। पेशेंट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लेके आपके पास आया, बहुत दिन से ब्रोंकाइटिस ठीक नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधा उसको भाई तू स्नैपान कर, वमन कर। वमन के बाद उसको जब अन्न कटु उष्ण चीज़ों आपको देना चाहिए, बस उसमें आपको रिजल्ट आना है। तो इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बातें कफानुबंधे तो कुरियात कफ हरि क्रिया। अगर वात और कफ की अनुबंध हो, ठीक है, वात काश में कफ की अनुबंध हो तो अनुबंध की चिकित्सा होगा, तो कफ हरि क्रिया आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए, वाते कफानुबंधे कुरियात कफ हरि क्रिया खत्म। पित्त अनुबंधे और वाते कफयो पित्तनाशिनम। अगर पित्त अनुबंध वात कफजकाश है, ठीक है, पर अनुबंध क्या है, सिंपली बात यह है, अगर अनुबंध पित्त है तो पित्तनाशिनी क्रिया होगा, ठीक है। अनुबंध यहाँ पे क्या था, कफ था, तो कफहर क्रिया हुआ। पित्त अनुबंध वात कफकाश हुआ, तो इसमें क्या करोगे, पित्तनाशिनी क्रिया करोगे, तो पित्त की चिकित्सा होगा, जिसका अनुबंध उसका चिकित्सा, सिंपल फंडामेंटल, ठीक है। वातस्काश कफ का अनुबंध है, कफहरी क्रिया करो। पित्त वात कफजकाश पित्त का अनुबंध है, तो पित्तज क्रिया करो, ठीक है। फिर आद्र विरुखण शुष्के स्निग्ध वात कफात्मक, इसमें यह है आद्र विरुखण शुष्के स्निग्धे बात कफात्मक का से अन्नपानं कफजे सपित्ते तिक्त संयुक्तम। मतलब यहाँ पे आप देखिए, बात काश में अभी देखिए ना, बात कपस काश में यदि आद्र अर्थात सकप हो तो रुक्ष अन्नपान आपको करना है, ठीक है। अगर देखिए वात कफज काश है पर यहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा है, सकफ है, तो रुक्ष अन्नपान करना है, ठीक है। अगर ये शुष्क काश है तो उसमें क्या करोगे, स्निग्ध अन्नपान का प्रयोग करोगे। बात बहुत ही सिंपल है, अगर कफ है तो सकफ है तो रुक्ष अन्नपान, अगर सकफ नहीं है आर्द्र है तो स्निग्ध अन्नपान, बस। तो अभी चलते हैं क्षतज काशी चिकित्सा सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन पीजी के लिए भी है। काश आत्यायिक मत्वा त्वरया जयत जीवनीयश्च बड़ मांस विवर्धने। देखिए, अभी जो ये अत्यायिक काश है, कौन सा, क्षतज काश। क्षतज काश में पारावत व कूजन था, और ये अत्यायिक काश है, मतलब इसमें अत्यायिक चिकित्सा आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसमें क्या देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्षत हुआ है, तो जीवनीय बड़ा मांस वर्धन वाली चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। क्षत काशाभिभूतानाम वृत्ति स्यात् पित्तकाशिनी। तो अगर क्षतज काश किसी को है, आपको पित्तकाश की जैसी चिकित्सा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बार बार पूछता है, क्षतज काश में कैसी चिकित्सा आपको करना है, तो पित्तकाश के जो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ये सब क्षतज काश के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग को रोकना है, तो मतलब पित्तनाशिनी क्रिया आपको करना पड़ेगा। रक्ते श्रोतभ्यम अश्यम, एक सेकंड, तो रक्ते श्रोतभ्यम अश्यद्वा आगत्वम अपि क्षीरजम घृतम। अगर रक्त आ जाता है स्रोतस के द्वारा अथवा आस्य के द्वारा, मतलब ब्लीडिंग होती है एकाश में, तो आपको क्या करना है, घृतपान करना होगा, ठीक है। आप ये मत ढूंढते रहना कि कोई ब्लड बंद करने की क्या दवाई मैं दूँ, बस उसको घृत पान कराना चाहिए आपको, खीर वाला घृत, जो खीर से उत्पन्न, मतलब गोदुग्ध के से जो घृत उत्पन्न होता है, गोघृत, इसका आप आराम से प्रयोग करोगे यहाँ पे, ठीक है। नश्य पानं यवागुनाम श्रांति ख्याम हतानड़े। तो अगर कोई पेशेंट अगर श्रांत हो गया है, ख्याम हो गया है, उसका अनड़ दुर्बल हो गया है, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, तो उसको आप यवागुपान कराओगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या समझा, क्षतज काश में आपको अत्यायिक चिकित्सा करना है, जीवनीय और बड़वांश वर्धन वाली चिकित्सा करना है, ठीक है। और कौन सी काश की जैसे चिकित्सा करना है, उसको पित्त काश जैसी चिकित्सा करना है, ठीक है। और अगर स्रोत से रक्त आते हैं तो उनको घृतपान कराना चाहिए। अगर पेशेंट का अग्नि कम हो गया है, ख्याम श्रांत दुर्बल हो गया है पेशेंट, तो यवागुपान कराओ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ट्रीटिंग क्षतज, ओके। फिर देखते हैं क्षयज काश के लिए। क्षयज काश का क्या चिकित्सा सिद्धांत है।
देखिए, संपूर्णम रूपम क्षयजम दुर्बलस्य विवर्जयत। कोई एक पेशेंट में अगर संपूर्ण रूप में क्षयज काश के लक्षण आ गए हैं और पेशेंट ऑलरेडी बहुत दुर्बल है, तो उसको आप विवर्जन करो, उसका चिकित्सा आप नहीं कर पाओगे। अगर नवोत्थितम बलवत्तम प्रत्याख्यात आचरित क्रिया, अगर नवोत्थित है, नया नया हुआ है उसको क्षयज काश और पेशेंट का बल अच्छा है, तो प्रत्याख्यात आचरित क्रिया, आप उसको बोलोगे भाई मैं ट्रीटमेंट तो कर रहा हूँ पर रिजल्ट का गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि ये प्रत्याख्या कंडीशन है, मैं आपकी बात रख के ट्रीटमेंट कर सकता हूँ बस। अगर संपूर्ण रूप में काश है उसको टच मत कीजिएगा, ओके, तो वो पेशेंट आप डील नहीं कर पाओगे। ये भी आपको लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तस्मै ब्रूहणम आदौ कुर्यात अग्निश्च दीपनम बहुदोषाश्च संश्रयः मृदु दध्यात् विरेचनम, ओके। तो तस्मात् ब्रूहणम आदौ कुर्यात अग्निश्च दीपनम, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्षयज काश अगर आप डील करना चाहते हो तो पहले पेशेंट आपके पास आएगा तो बहुत वीक होकर आएगा, ठीक है, और उसकी अग्नि भी उतनी नहीं होगी तो आपको मेडिसिन का टॉलरेट कर ले, तो पहले उसकी अग्नि दीपन कराओ, उसके साथ साथ ब्रूहण कार्य कंटिन्यू करो, ठीक है। पेशेंट को एक बार बल हो गया तो उसका ट्रीटमेंट करना इजी रहेगा, क्योंकि बल बहुत मायने रखता है। अगर क्षयज काश है, एक बार बल पेशेंट का कम हो गया, दुर्बल हो गया, तो ट्रीट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पेशेंट के बल कैसे मेंटेन रखना है ये डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ब्रूहण और दीपन कार्य आपको यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो देके करना चाहिए, ठीक है। बहुदोषाय संश्रयः मृदु दद्यात् विरेचनम, उसके बाद अगर बहुदोषज कंडीशन है, पेशेंट में दोष ज़्यादा है, तो सस्नेह मृदु विरेचन आप उसको दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्योंकि एक बार बल बन जाएगा तो उसका आप ट्रीटमेंट कर पाओगे, तो एक बार बल बना लो, फिर अगर उसका दोष आप देखते हो बहुत ज़्यादा दोष है तो मृदु विरेचन स्नेह के साथ आप कर पाओगे। तो इसके लिए और भी एक श्लोका बोला गया है, सर्पी सिद्धम पिबेत युक्तम क्षीण देहो विशोधनम, तो आप सर्पीपान करा के क्षीण देही का विशोधन करोगे, ठीक है। तो पित्त कफे च संक्षीणे परिक्षीणेषु धातुषु घृतं कर्कटकी क्षीरम द्विबला साधितम, ठीक है। तो पित्त कफ से अगर कोई पित्त कफ उसके क्षीण हो गए हैं, मतलब क्या हो, बात की प्रकोपता है, कोई क्षयज काश है उसके, देखिए हम ट्रीट करते हैं किसको, दोष और धातु को, ठीक है। तो अगर कोई ये केस है जिसका पित्त और कफ बहुत क्षीण हो गए, मतलब उसमें बात की प्रबलता बहुत है, और परिक्षीणेषु धातुषु, उसके सारे धातु जो हैं वो परीक्षीण अथवा बहुत ही कम हो गए हैं, ठीक है। उस कंडीशन में पेशेंट आता है तो आप उसको कैसे ट्रीट कर पाओगे, आप दोगे घृत, कर्कटकी, ठीक है, घृत और कर्कट श्रृंगी, क्योंकि कर्कट श्रृंगी कफ के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है, घृत के साथ दोगे, और खीरा दूध दोगे, और द्विबला साधितम, क्योंकि पेशेंट का बल भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो आप उसको दोनों बला, जैसे कि बला और महाबला, ये दोनों को यूज करके उसको पीने के लिए देना है। तो सिंपली क्या देना है, घृता, कर्कट श्रृंगी, दुग्ध और द्वैबला, ठीक है, उसको आप उसको पीने के लिए दोगे तो उसका बल भी आएगा और जो क्षीण दोष है उसमें रिकवरी आएगी, ठीक है। दीपनम ब्रूहणम चैव स्रोतसांच विशोधनम प्रत्याशात क्षकाशिभ्यो बल्यम सर्वम हितम भवेत, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन पीजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्रीटमेंट के लिए भी। दीपनम ब्रूहणम चस्यम स्रोतसांच विशोधनम, देखिए आपको दीपन, ब्रूहण और श्रोत विशोधन, ये जो 3 कर्म है ना, इसको प्रत्याशात करना है, मतलब पहले दीपन कर लिए, ब्रूहण कर लिए, फिर श्रोत विशोधन कर लिए, फिर जरूरत हुआ तो श्रोत विशोधन करें। जब जो जरूरत है प्रत्याशात कर्म में उसका आप चिकित्सा करो, ठीक है, मतलब जरूरत है तो दीपन, फिर ब्रूहण, फिर श्रोत विशोधन, ऐसे आपको कंटिन्यूअसली ये पेशेंट में चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका बल भी स्थिर नहीं होगा, धीरे धीरे बल भी ह्रास हो जाएंगे, तब ब्रूहण करना है। अग्नि अगर मान दोगे दीपन करना है, स्रोतस में अगर संगता आ गई तो सत्संग को निकलने के लिए श्रोत विशोधन देना है। तो ऐसे व्यत्यास रूप में इसकी चिकित्सा करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा काश में व्यत्यास चिकित्सा इंडिकेटेड है, आंसर होगा क्षयज काश, ओके। नहीं तो और भी एक क्वेश्चन आता है अत्यायिक चिकित्सा कहाँ पे करना है, वहाँ पे आंसर होगा क्षयज काश, ठीक है। पार्वती व कूजन कहाँ पे दिखाई देते हैं, क्षयज काश में दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और व्यत्यास चिकित्सा आप कर पाओगे क्षयज काश में। कभी भी अगर आप चाहो तो डील करना ऐसे केसेस, तो ये प्रिंसिपल याद रखना, ठीक है। एंड मैं एक बात बोलता हूँ कि कोई ये केस
आप आराम से डील कर सकते हो। ऐसे केस नहीं है कि आप कोई ट्यूबरक्लोसिस के केस है आप उसमें ट्रीटमेंट ना ही करो, आप कर सकते हो। आप ऐसे प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो उसमें रिजल्ट आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के साथ पल्मोनरी टीबी से साथ, पल्मोनरी टीबी के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं एंड इनमें दिक्कत ये होती है, वो तो कन्वेंशनल मेडिसिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, पर क्या होता है ना, डॉट्स में ये दिक्कत होता है कि पेशेंट बहुत ही वीक हो जाता है, ठीक है, तब और उसके सिम्टम्स भी उतना सही नहीं होता है, ठीक है, ये चालू रहते हैं, बहुत दिन की मेडिसिन लेना पड़ता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए एंड उसके बाद भी ये सिम्टम चालू रहते हैं, पेशेंट वीक ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस मैंने 2-4 केसेस भी डील किए हुए हैं। इसमें सिंपली मैंने क्या किया था, ये जो कंटकारी वाला फॉर्मूला है ना, उसको पान करने के लिए दिया था, और कुछ औषधियाँ हैं जो जैसे कि श्वास काश चिंतामणि वगैरह, उसको भी आप ऐड करो एंड पेशेंट के सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट बहुत होगी। मतलब जो पेशेंट ऐसा था उसका हिस्ट्री, वो मेडिसिन लेने के बाद ना करीब घर से बाहर निकलना उनके लिए डिफ़िकल्ट बन गया था। अभी उनका कंडीशन ऐसा है, वो अभी करंट फॉलोअप में भी है, वो करीब 100 मीटर तक आराम से चल के जा सकते हैं, ठीक है। ये इम्प्रूवमेंट आप करा सकते हो, बस आप में वो गट्स होना चाहिए, वो जिगरा होना चाहिए कि आप वो केसेस हाथ में लो, ठीक है। क्योंकि संहिता ना हर किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट का तोड़ है, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट आना ही आना है, ठीक है। और अगर सन्निपातज क्षयजकाश है, मतलब क्षयजकाश तो है, इसमें त्रिदोष की प्रकोपता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, तो आपको त्रिदोष हर औषधियों का प्रयोग निरंतर रूप में करना चाहिए, ठीक है। ये सुदारुण कंडीशन हो जाता है, तो सदा कार्यम विसर्जितम, मतलब आपको त्रिदोष हर औषधि हर एक टाइम पेशेंट को कंटिन्यूस रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ये मेरा तो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, जैसे कि इसके मेडिसिन्स, ठीक। तो वातज कास के पेशेंट है, ठीक है, ये तो हमने ट्रीटमेंट करने की तरीका बता दी, जिसको जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको बता दिया। फिर हमें क्या करना है, वातज कास है तो उसके मेडिसिन्स भी तो देखने होंगे, क्या क्या मेडिसिन सभी मार्केट में हैं, हम कैसे मेडिसिन चूज करें। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे मेडिसिन का वर्णन है, आपको नहीं लगता कि आपको कैसे मेडिसिन चूज करना चाहिए, ये इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप तो सारे मेडिसिन सारे पेशेंट को दे नहीं सकते। तो अभी वो चीज़ हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, ओके। जैसे कि सारे डिजीज़ का मेडिसिन, मतलब जो जो कास मैंने बताया उसका मेडिसिन और कैसे मेडिसिन चूज करें, और दूसरा चीज़ ये है मेडिसिन चूज करने के बाद इसका प्रिस्क्रिप्शंस कैसे बनाएं सो दैट पेशेंट के लिए भी हेल्पफुल हो, ये हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, ओके। नमस्ते।